बात की कि दशहरे के अगले दिन ही योगी को दिल्ली क्यों बुलाया गया। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही नहीं, उनके दोनों डिप्टी सीएम को भी दिल्ली बुलाया गया। खासकर यूपी उपचुनाव पर नजर गड़ाए अखिलेश यादव का फोकस योगी की आज की मीटिंग पर जरूर होगा। अखिलेश की टीम इस पर मंथन करेगी, योगी की रणनीति का अनुमान लगाएगी, उसकी काट की रणनीति की तलाश करेगी। लेकिन योगी ने अपनी रणनीति का संकेत एक दिन पहले गोरखपुर में ही दे दिया है। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए। मंजिल यूपी के 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में जीत का है, जहां पहुंचने के लिए योगी आदित्यनाथ ने राम पथ का चुनाव किया है, सनातन समाज की संघ शक्ति को हथियार बनाया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले को पकड़ रखा है, जो एक तरह से योगी के राम पथ के मुकाबले जाति पथ के जैसा है, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक का भरोसा है। योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के मठाधीश हैं। बतौर मठाधीश योगी आदित्यनाथ कैसे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, इस नवरात्र और दशहरा के पर्व पर पूरे देश ने देखा। लेकिन जब अखिलेश यादव मठाधीश के साथ मठ और माफिया जोड़ देते हैं तो इसका पूरा मतलब बदल जाता है। अखिलेश यादव ने 12 सितंबर को कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता। जो उमेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, अगर दिमाग होता तो चप्पल में इनकाउंटर नहीं करते। अखिलेश यादव बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि योगी आदित्यनाथ की मेहनत वाली तस्वीरों का इम्पैक्ट मास लेवल पर होता है। हिंदू वोट इसमें कनेक्ट होंगे। हिंदू वोट की दरकार तो अखिलेश को भी है, लेकिन इसके लिए अखिलेश का पैटर्न दूसरा है। वो सीट दर सीट जाति समीकरण का गणित आजमाते हैं, दलित ओबीसी बैंक में सेंध लगाते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटकर वोट बटोरने की रणनीति बनाते हैं। लेकिन योगी जब भी बात करते हैं तो सनातन की बात करते हैं, पूरे हिंदू समाज की बात करते हैं। समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। 2017 और 2022 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट बीजेपी के साथ रहे और पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन 2024 में संविधान और आरक्षण वाला अखिलेश का नैरेटिव चल गया। हिंदू वोट बंटे तो बीजेपी 33 और अखिलेश 37 की सीटों पर पहुंच गए। बीजेपी फैजाबाद की सीट हारी तो अखिलेश यादव योगी के हिंदुत्व वाली छवि को तोड़ने में लग गए। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं की जगह एक समुदाय के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने में जुट गई। लेकिन सिर पर पारंपरिक पगड़ी, गले में माला और हाथ में भाला, ये गोरक्षपीठ के महंत का रूप है। ये धार्मिक संदेश भी देता है और न्यायिक संदेश भी। ये समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा। हिंदू समाज, भारत का सनातन समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा। यह बल, बुद्धि और वैभव में सदैव दुनिया के अंदर अग्रणी रहा। लेकिन साजिश के तहत विभाजनकारी ताकतें इसी समाज के अंदर रह करके जो इसे समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर बांटने का जो पाप उन लोगों ने मध्यकाल में किया था, उसी के विषाणु आज भी यत्र तत्र हम सबके सामने बिखरे पड़े हैं। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अखिलेश की पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का चयन कर दिया, मगर इसमें पीडीए की पॉलिटिक्स से ज्यादा परिवारवाद की राजनीति को तवज्जो दी गई है। 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही है। अखिलेश यादव ने जिन उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं उनका कनेक्शन पीडीए से भी जुड़ा है।
परिवारवाद से भी जुड़ा है और जाति के समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। मैनपुरी के करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। कानपुर शहर की सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी कैंडिडेट है। वहीं अंबेडकर नगर की कटहरी के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज के फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और मिर्जापुर की मजवा सीट से ज्योति को टिकट दिया है। अखिलेश ने तेज प्रताप के रूप में यादव प्रत्याशी उतारकर करहल के सियासी समीकरण को साधने का दांव चला है। यादव वोटों के सहारे समाजवादी पार्टी सीट जीतती रही है और उपचुनाव में यही दांव खेला है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर दलित मतदाता सबसे ज्यादा हैं। फूलपुर में यादव, दलित और मुस्लिम वोट को मिला दें तो 62% हो जाता है। सीसामऊ में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं कटेहरी सीट पर दलित और कुर्मी वोटरों का वर्चस्व है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जिस बात पर फोकस किया है वो है लॉ एंड ऑर्डर। यूपी में माफिया अब मिट्टी में मिल रहे हैं। उनके अवैध कब्जों पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। या तो माफिया मारे गए हैं या फिर उनकी जगह जेल के अंदर है, या फिर जो कुछ बच भी गए हैं उनका अंजाम एक जैसा हो रहा है। यूपी के अंदर हर 13वें दिन पर एक न एक संदिग्ध जो आरोपी है वो मुठभेड़ में मारा जा रहा है। पुलिस के एनकाउंटर में हर जाति, हर मजहब के अपराधी मारे गए हैं। यूपी में सुधरती लॉ एंड ऑर्डर का ही असर है। मुरादाबाद में एक बेटी 3 मंचलों से अकेले भिड़ गई। तीनों को जमकर सबक सिखाया और अपराधियों को जेल पहुंचा दिया। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। पहले माफिया भगाता था पुलिस को भी, बेटी को भी और व्यापारी को भी, और आज माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो, तुम्हारा वही हाल होगा जिसके तुम हकदार हो। लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ के चुनावी तरकश का सबसे मजबूत शस्त्र है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। इन चुनाव के रिजल्ट योगी आदित्यनाथ के लिए भी जरूरी है और अखिलेश यादव के लिए भी। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत ने उस मोमेंटम को फिर से वापस ला दिया है जो लोकसभा के रिजल्ट के बाद कमजोर दिखने लगा था। अब अगर बीजेपी बाई इलेक्शन में भी जीत हासिल करती है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर नहीं होगा। इस जीत का मैसेज 29 से पहले इलेक्शन वाले हर स्टेट में जाएगा। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी, 1 पर निषाद पार्टी और 1 सीट पर आरएलडी का कब्जा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जातियां बट गई थी, योगी उन्हें फिर से जोड़ रहे हैं। 9 साल पहले सीसामऊ में हुए सांप्रदायिक दंगों में 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसमें 32 हिंदू जेल भेजे गए। बीजेपी का आरोप था कि उस समय समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने दबाव बनाकर हिंदुओं के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब 9 साल बाद योगी सरकार ने हिंदुओं के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ओबीसी और दलित वोट बैंक में सेंधमारी की थी, लेकिन योगी फिर से अपने वोटर्स को वापस ला रहे हैं और उनकी हिंदूवादी छवि इसमें सबसे बड़ा रोल है। ये बात समाजवादी पार्टी भी समझ रही है। अगर हिंदू वोट एकजुट हुए तो उपचुनाव में पार्टी अपनी वो सीटें भी नहीं बचा पाएगी जिस पर उसका 2022 के चुनाव में कब्जा था। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए।
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी में उपचुनाव सिर्फ 10 सीटों पर ही नहीं है, इसके नतीजों से परसेप्शन बदलेंगे। इस चुनाव के रिजल्ट से 29 में बनने वाली जीत की इमारत की नींव और मजबूत होगी। ये नतीजे साबित करेंगे कि 2024 की लोकसभा का परिणाम तुक्का है या अखिलेश के पास बचा कोई तुरुक्का इक्का है। उपचुनाव में पार्टियों की साख भी दांव पर है और नेताओं की भी। यही वजह है कि अखिलेश जेपी की जयंती के नाम पर भी सियासी दांव आजमाने से नहीं चूक रहे हैं। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। बीजेपी इसके जरिए अपना जनाधार वापस हासिल करने की कोशिश करेगी तो समाजवादी पार्टी ये मैसेज देगी कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत कोई तुक्का नहीं थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम। दोनों के बीच कौन बड़ा जननेता है, यूपी का उपचुनाव इसकी भी लड़ाई है। इन चुनाव में बीजेपी संगठन का भी टेस्ट होगा। इसके अलावा बीजेपी 2024 में अयोध्या की सीट हारकर परसेप्शन की लड़ाई हार गई थी। अयोध्या लोकसभा में आने वाली मिल्कीपुर सीट जीतकर वो इसे दूर करना चाहेगी। ये है इनका जीरो टॉलरेंस करप्शन का। और आपके विभाग के बारे में मैंने बोला, आपके विभाग के बारे, आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश का आप सब जानते हो, जितने खड़े हैं, क्योंकि सुनने में आया कि 1000 होर्डिंग का पैसा लिया जाता है, लगती 200 ही है। और ये नहीं मानते, आप जांच कर लो। अरे बात कहीं गलत हो तो आप बता दो। फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके। नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है। अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? वहीं अखिलेश इन चुनाव में अपनी जीत का लय बरकरार रखना चाहेंगे। यही वजह है कि पीडीए खास तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहते। पहले दिन से भेदभाव कर रही है, जबकि इनको मदरसाओं को कैसे अच्छी पढ़ाई हो, कैसे मॉडर्न स्तर के जो और पढ़ाई उसमें शामिल हो। कानून को मुस्लिम बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन मदरसे में पढ़ते हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। अच्छी एजुकेशन से आप इंस्टीट्यूशन को बेहतर करेंगे कि इंस्टीट्यूशन को बंद कर देंगे? क्या मान लीजिए लोक भवन में काम अच्छा नहीं हो रहा है, लोक भवन बंद कर दोगे आप? अच्छा इंस्टीट्यूशन बेहतर करनी है। ये इंस्टीट्यूशंस को बेहतर नहीं, इंस्टीट्यूशन पे कब्जा चाहते हैं और अगर कोई माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूशन उसको खत्म करना चाहते हैं। इसी कवायद के बीच योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। मतलब साफ है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति रहेगी उस पर योगी आदित्यनाथ से चर्चा होगी। दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उसमें न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के टॉप लीडरशिप जो है, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हों, ये सब के सब जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आवास पर बैठेंगे। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक में रहेंगे और आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर मंथन होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी और प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होकर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। यही वजह है कि शुक्रवार को ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी इसकी भरपाई इस उपचुनाव से करना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी हरियाणा चुनाव के बाद यूपी उपचुनाव को भी ज्यादा गंभीरता से ले रही है। अगर बीजेपी उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो पार्टी नेताओं के लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए के जाति पथ के साथ मैदान में डटे हैं।
नतीजे बताएंगे कौन सा पथ यूपी के उपचुनाव में जीत के लक्ष्य तक पहुंचाता है, योगी का राम पथ या अखिलेश का जाति पथ। लखनऊ से मनीष यादव और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बढ़ते अगली खबर की ओर। क्या कोकीन कैपिटल की राह पर निकल